में जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, मैं एक रिवीजन वीडियो डाल रही हूँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की। पेपर 5A है, इसमें 2 ही यूनिट हैं आपकी, दोनों यूनिट से क्वेश्चन आएंगे आपको, जिसमें से कि आपको एक 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा दोनों यूनिट में से, और एक 4 मार्क्स का कंपलसरी है आपका। 16 मार्क्स वाले में आपको चॉइस मिलेगी। तो इसमें कोई चैप्टर वाइज नहीं दे रखे हैं, 2 ही यूनिट बना रखे हैं। तो हम सिर्फ ये रिवीजन वीडियो है तो फास्ट इसको करेंगे ताकि आप पेपर वाले दिन इसको देख के जा सके। सबसे पहले तो जेंडर होता क्या है? जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्ट टर्म होती है जिसे कि सोसाइटी बनाती है, उनके रोल्स डिसाइड करके उसे कहा जाता है जेंडर। जैसे कि आपको ये पता होनी चाहिए इनमें क्या डिफरेंस होता है। सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है, जेंडर जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्ट टर्म है। सेक्स में हम मेल एंड फीमेल बताते हैं जो कि डिटरमाइन होती है बर्थ पे। बर्थ के टाइम बताया जाता है आपको बेटा हुआ है बेटी हुई है। जेंडर जो है वो मैस्कुलिन एंड फीमेल के टर्म में लिखा जाता है। किस लिए? क्योंकि उनके रोल्स बताते हैं यहाँ पर कि लड़कियों का काम होता है घर के काम करना, खाना बनाना, और लड़कों का काम होता है बाहर जाके पैसे कमा के लाना, इकोनॉमी में हेल्प करना। ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होता है। ये बर्थ के टाइम बताया जाता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होता है। ये कांट भी चेंज, ये चेंज नहीं किया जा सकता है। सेक्स आप लड़के हैं तो लड़के ही रहेंगे, लड़की है तो लड़की ही रहेंगी। जेंडर जो है वो आपके रोल्स को चेंज कर सकता है, टाइम के साथ रोल्स चेंज होते हैं, जैसे अभी चेंज हो भी रहे हैं। जो हमारा पुराना टाइम था उसके कंपैरिजन में कल्चर पे भी डिपेंड करता है। ये है असाइंड एट बर्थ। ये बर्थ के टाइम आपको पता लग जाता है। ये सेल्फ आइडेंटिफाई होता है कि भी हमने बचपन से जो चीज देखी होती है कि मम्मी ये काम कर रही है, पापा ये काम कर रहे हैं, तो वो हम अपने मन में बिठाते हैं। मतलब ये एक जेंडर जो है वो एक सेल्फ आइडेंटिफाई टर्म है कि भी हम खुद उसे मान लेते हैं। पैट्रियार्की क्या होती है? मेल होल्ड प्राइमरी पावर उसे कहा जाता है पैट्रियार्की, जहां पर जो है मेल जो है वो डोमिनेंसी होती है। मेल को ही जो है सब डिसीजन लेने का हक होता है, वही एक सुपीरियर एंड अथॉरिटेटिव होता है अपने घर में। तो मेल क्या होते हैं? जैसे कि आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, जो भी आपके घर में बड़े होंगे उनकी अथॉरिटी वहां पर चलेगी। फीमेल से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कोई डिसीजन उनसे नहीं लिया जाएगा। तो मेल को ही प्राइमरी अथॉरिटी बना दिया गया है आपकी फैमिली के लिए। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या लिख सकते हैं? मेल की डोमिनेंसी होती है कि उसके पास सारी पावर होती है। मेल की आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है कि वो स्ट्रांग होते हैं। मेल सेंटर्डनेस में क्या है कि भी हर तरह का हक जो है वो मेल को ही दिया गया है, यहाँ पर उसी को हीरो बना के रखा गया। ऑब्सेशन विद कंट्रोल की भी कोई भी पढ़ाई करवानी है बच्चों को, फाइनेंस की चीजें हैं वो सब मेल ही बताएंगे। ऑपरेशन विद ऑफ वुमेन की मतलब उन्हें दबा के रखा जाएगा, उनको पुश डाउन किया जाएगा, उनकी किसी चीज में कोई सहायता नहीं ली जाएगी, कोई उनसे डिसीजन नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें आप आगे ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की, ये जो दोनों है ये एक म्यूचुअल टर्म है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि इस तरह के ट्रेंड्स बना दिए जाते हैं, इस तरह से कर दिया जाता है, पॉलिसीज वगैरह बना दी जाती है कि औरतें जो है वो एक सबॉर्डिनेट की तरह रहेंगी, मतलब एक असिस्टेंट्स की तरह रहेंगी, और आदमियों के पास ही सारा हक होगा, चाहे वो किसी भी ऑफिस में है, किसी भी कंपनी में है, और या फिर किसी कोई घर की बात है या सोसाइटी की बात है, तो सब में यही होगा। तो ब्यूरोक्रेसी एंड पैट्रियार्की में यही आएगा। अब किस तरह से हम पैट्रियार्की को कम कर सकते हैं? इक्वालिटी लाई जाए, जैसे कि आजकल जो है हर प्रोफेशन में, हर चीज में जो है लड़कियों को बराबर हक दिया जा रहा है। फेयर होनी चाहिए, फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर चीज की, वो कही जा रही है। इंडिविजुअल को चेंज होना पड़ेगा कि हर पर्सन खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, खुद के अंदर एबिलिटी हो कि भी मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, हम घर को कैसे संभालेंगे, दोनों जो है इक्वल अधिकार कर सकते हैं। देन है उसके बाद कि भी डायरेक्ट चैलेंज दिया जाए पैट्रियार्की को कि ये जो है ये एक तरह का विक्टिम कर देता है दूसरे पर्सन को, जो कि उसके साथ जो है बायसनेस हो रही है। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज लाई जाए, कुछ ऐसे वुमेन वेलफेयर के काम किए जाए जिसमें कि वुमेन्स को भी पर्टिकुलर हक हो कि भी वो अपने डिसीजन भी दे सके, वो अपनी इकोनॉमी में भी हेल्प कर सके और हस्बैंड की भी हेल्प कर सके कि भी घर जो है दोनों मिलकर चलाएंगे। तो ये चीज आ गई है आपकी पैट्रियार्की में। जेंडर बायस क्या होता है? जेंडर बायस होता है कि एक तरफ का हो जाना, मतलब वन साइडेडनेस की भाई अगर लड़का है तो उसको आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लड़की है या फिर उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब दोनों के कंपैरिजन में किसी एक को ज्यादा प्यार मिल रहा है और एक को कम मिल रहा है, तो वो कहा जाता है कि भाई वन साइडेडनेस हो गया, मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है दोनों को। ज्यादातर में क्या होता है? ये ज्यादातर में मैन को सुपीरियर रखा जाता है वुमेन से, तो वो चाहे घर लगा लीजिए आप, चाहे ऑफिस लगा लीजिए, चाहे अपनी सोसाइटी लगा लीजिए, तो उसमें क्या होती है? बायसनेस होती है। तो बायसनेस कहाँ पे होती है? एजुकेशन में होती है बायसनेस कि भाई जो है घर वाले कहते हैं कि भाई हम लड़की को इतना नहीं पढ़ाएंगे जितना लड़के को पढ़ाएंगे, या फिर एजुकेशन सिस्टम में आपके टीचर्स की जो है रूढ़िवादिता बनी हुई है, तो मतलब एजुकेशन में बायसनेस होती है। देन जॉब्स में होती है कि जॉब्स में जो है लड़के को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि लड़कियां जो है वो तो मैटरनिटी लीव लेंगी, या फिर हमारी जो है इतनी पेज आएगी एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ होती है कि एक मन में रखा जाता है। इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी बायसनेस होती है कि भाई आपके कितने बच्चे हैं। मैन से कभी ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, उनसे पूछा जाता है सिर्फ आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और लेडीज से पूछा जाता है आपके कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे वो आते हैं, आपके घर में कोई हेल्पिंग हैंड है या नहीं है। तो वो यहाँ पर आप एक अलग से क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं कि जॉब में पार्शियलिटी होती है और इंटरव्यू क्वेश्चन में भी होती है। देन है रिलीजन। कई रिलीजन में बोला जाता है कि पर्दा प्रथा में रहेंगी लेडीज, तो उसमें भी जो है बायसनेस होती है। पॉलिटिकल पोजीशन में होती है कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कि भाई वहाँ पे लड़की को नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे लड़कों को ज्यादा रखा जाएगा, ताकि वो अलग अलग जगह पे रैली कर सके, क्योंकि लड़की जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली से बाउंड होती है। फैमिलीज में होती है कि जैसे फैमिली में बोला जाता है कि लड़कों को मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि भाई आप घर के बाहर रह सकते हैं 6 बजे के बाद, लड़कियों को नहीं रहा जाता सेफ्टी रीजन से। तो मतलब ये चीज फैमिली में बायसनेस होती है। पे स्केल्स में भी होती है, लड़कों की ज्यादा पे स्केल होती है एज कम्पेयर टू लड़कियों के। आप लिख सकते हैं पोजीशन में भी बायसनेस होती है, जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखा है पॉइंट कि पोजीशन में बायसनेस कैसे होती है कि लड़कियों का रोल जो है वो एक रिसेप्शनिस्ट का फिक्स कर दिया जाता है कि वहाँ पे लड़के जॉब नहीं करेंगे क्योंकि वो सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, और बाहर जो गार्ड का रोल होगा वो सिर्फ लड़के ही करेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हो गया आपका बायसनेस। बायसनेस के रीजन क्या होते हैं? इलिटरेसी होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारी साइकोलॉजिकल सोच ऐसी बनी हुई है रूढ़िवादिता कि भाई लड़के ये करेंगे लड़के ये करेंगे। पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण जो है उनको बराबर हक नहीं मिल पाते हैं, सोशली उनको बराबर हक नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ये समझा के भेजते हैं कि भी आगे अब तुम ससुराल में जा रही हो तो वहीं पे सब कुछ अपना समझना उस चीज को, चाहे लड़कियों को वहाँ कितना भी तंग किया जा रहा है, तो मतलब उनके लिए कुछ ऐसी टर्म्स नहीं बनाई गई हैं। तो अब तो जैसे बहुत सारे लॉ बना दिए गए हैं, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण बायसनेस होती है।
एंड कैसे हो सकता है इसका कि भी पॉलिसीज बनाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा कि फेवर में कि भी दोनों को जो है इक्वल ट्रीट किया जाए, अवेयरनेस की जाए लोगों को कि भी पढ़ाई जो है एजुकेशन इस तरह से गवर्नमेंट ने आपके लिए फ्री कर रखी है, इतने टर्म तक आप पढ़ा सकते हैं, गरीब हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हैं, तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए कि भी अच्छी तरह से वहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। वोकेशनल स्कूल्स खोले जा सकते हैं ताकि अगर बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है तो फिर वोकेशनल स्टडी करके वो इंडिपेंडेंट बन सके। देन आगे है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? वो एक तरह के रोल्स होते हैं कि भी आपके सोसाइटी ने जो रोल्स बना रखे हैं, मतलब जो आप पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, जो रूढ़िवादिता कही जाती है कि भी पीढ़ियों से आप सुनते आ रहे हैं कि लड़का है कोई बात नहीं इसे करने दे, ये चीज़ लड़की है तो नहीं, इसे रेस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखो, तो वो चीज़ें क्या है हमारी रूढ़िवादिता है और उस चीज़ को हम सुनते सुनते जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उससे कहा जाता है स्टीरियोटाइपिंग कि भी एक सॉलिड इंप्रेशन बना हुआ है आपके माइंड में कि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं, इमिटेट करते आ रहे हैं, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, उससे कहा जाता है स्टीरियोटाइपिंग। ये आप किसी भी डेफिनेशन कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, स्टीरियोटाइप आर ए सेट ऑफ बिलीफ बेस्ड ऑन इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दैट इज क्रिटिकली अप्लाइड टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल कि भी आपका ये बिलीफ बना हुआ है, आप सुनते आ रहे हैं, कोई इनएक्यूरेट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में और उसको आप सारे ग्रुप पे सारे सोशली आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ स्टीरियोटाइपिंग होती क्या है। जैसे कि हम स्टीरियोटाइपिंग फीमेल के लिए क्या रखते हैं अपने मन में कि वो कुकिंग करती हैं, डांस वो करती हैं, नर्सेज सारी फीमेल होती हैं, वो वीडियो गेम्स नहीं प्ले करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनकी इनकम लेस होती है, वो अपने बच्चों की देखरेख करती हैं और हाउस होल्ड ड्यूटीज को निभाती हैं। मैन के लिए हमारी स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि वो मैथ के एक्सपर्ट होते हैं, लेजी होते हैं, मैसी होते हैं, स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा तक मेल ही करते हैं, पिंक जो है वो नहीं पहनते हैं मेल, कुकिंग नहीं करते हैं, डांस नहीं करते हैं और घर के इंचार्ज होते हैं। ये एक तरह की रूढ़िवादिता है जो कि एक सोच बना रखी है, रूल्स बना रखे हैं। देन उस इंपॉर्टेंस कैसे है हमारी स्टीरियोटाइपिंग में? इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये है गाइडिंग बिहेवियर कि भी वो हमें बिहेवियर सिखा देती है। हम जो देखते आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से कि भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होता है तो आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। किसी के घर में ऐसा माहौल है तो वहाँ पर आपको बोलना है, यहाँ पर जो है आपको चुप रहना है, तो मतलब एक तरह का एडजस्टमेंट वो हमें सिखा देती है हमारे बिहेवियर में। हेल्पफुल इन मेकिंग इमेज, हम इमेज बनानी सीख जाते हैं दूसरों की। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने घर में ये सुना है अपने बड़ों से, आप सुनते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि पहाड़ी लोग बहुत ही शरीफ होते हैं, बहुत ही काम होते हैं, जो पंजाब के और हरियाणा के लोग होते हैं वो जो होते हैं वो थोड़े से बोलने में हार्श होते हैं लेकिन बहुत ही लेबोरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो एक तरह की इमेज आपकी बन जाती है। जब आप उस पर्सन को देखते हैं तो आपको वो चीज़ ध्यान में आती है कि हाँ ये बहुत काम होंगे या ये बहुत मेहनती हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में आती है। हेल्पफुल प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं कि भी जैसे ज़्यादातर बोला जाता है कि गाँव के लोग जो है वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं और गाय भैंसों को रखते हैं ताकि वो जो है प्योर फूड खाते हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ एक हमारी मन में बनी हुई है कि गाँव से अगर हम दूध लेते हैं या वहाँ से हम लेके आते हैं अपने फल सब्जियाँ तो वो ज़्यादा प्योर होंगी एज कम्पेयर टू शहर के। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नेम से, जैसे कि आपने डीएवी की कोई संस्था सुनी है तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे हवन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आर्य समाजी रूटीन रहेगा, तो मतलब वो एक मन बन जाता है आपका, एक रूढ़िवादिता बनी हुई है कि उसका जो नाम है नेम से ही आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये इसके कुछ जो आप कह सकते हैं कि भी इंपॉर्टेंस है स्टीरियोटाइपिंग की, प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, इमेज बना देता है, एजुकेशन उसमें इंस्टीट्यूशन में पता लगता है एंड यूजफुल इन ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि स्टीरियोटाइपिंग के बेसिस पे आप जो है जेंडर को बताइए कि कैसे कैसे होते हैं उनके रोल्स, तो रोल्स लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। देन इफेक्ट क्या पड़ता है आपके स्टीरियोटाइपिंग का कि ये अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन स्टार्ट करवा देता है कि भी आपने सुना हुआ है कि भाई लड़कों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो बच्चा जो है अपने आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देता है। ये सोच लाते लाते उसमें गिल्ट आ जाती है, नेगेटिव डिप्रेशन हो सकता है उसको। स्टीरियोटाइपिंग जो होती है वो रिजिड होती है। जैसे कि रिजिड कैसे होती है कि भी लड़कियां जो है वो दहेज देंगी, लड़कियां जो है अगले घर में जाएंगी और वो अपने हस्बैंड को जो है वो गॉड मानेंगी। तो मतलब ये एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग बना रखी है, चाहे उन्हें कितनी भी दिक्कत हो आगे, बट ये रिजिड है, इसको चेंज नहीं किया जाता। देन है ऑटोमेटिक एक्टिवेट थ्रू पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स की भी आप बच्चा जो है अपने आप सीखता है, बचपन से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। जब 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, वो धीरे धीरे देखना स्टार्ट करता है कि मम्मी जो है वो घर में किचन में खाना बना रही है, मम्मी जो है वो हमारी देखरेख कर रही है, पापा जो है वो ऑफिस जाके आते हैं, वो आते ही जो है स्पोर्ट्स देखते हैं। तो मतलब ये चीज़ बच्चा स्टार्टिंग से ही देखने लग जाता है, ऑटोमेटिकली एक्टिव होती है स्टीरियोटाइपिंग। रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है, नेशनलिटी के बेसिस पे हो सकती है कि भी रिलीजन के बेसिस पे आपके स्टीरियोटाइपिंग की जाती है कि वहाँ पे लड़कियों को ये हक है, लड़कों को ये हक है। नेशनलिटी के बेसिस पे कई लोग स्टीरियोटाइपिंग करते हैं कि भी आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसी चीज़ करनी चाहिए। जरूरी नहीं है वो चीज़ आपकी नेशनलिटी के लिए अच्छी हो। नेशन आपसे क्या चाहता है? नेशन आपसे ये चाहता है कि आप उसकी इकोनॉमी में भागीदारी करें, आप अच्छी जॉब लगे, एजुकेटेड सिस्टम बने ताकि देश की डेवलपमेंट ज़्यादा हो। नेशनलिटी आपसे और कुछ नहीं चाहती है, बस देशभक्ति चाहती है आपसे कि भी देश के प्रति आप वफादार रहें, उसकी इकोनॉमी में आप भागीदारी करें। ये जो स्टीरियोटाइपिंग आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे हो सकती है कि भी हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है कि जापानीज लोग ज़्यादा जीते हैं, या फिर मतलब कोई भी चीज़ हमारी इमेज बनी हुई है वो चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है। हस्बैंड जो होते हैं वो गॉड होते हैं, आपको कोई कितना भी तंग करे लेकिन आपको उसके साथ अच्छा बिहेव करना है, तो मतलब नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। सोशल ग्रुप में हो सकती है, सोशल ग्रुपिंग में कैसे हो सकती है कि भी कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग इफेक्ट डालती है बच्चे पे, स्टार्टिंग से ही इफेक्ट डालती है, सोसाइटी आपकी इफेक्ट डालती है कि भी लड़कियां हो तो आप ऐसे कपड़े पहन सकते हो, आप इस टाइम के बाद बाहर नहीं जा सकते। तो मतलब वो चीज़ एक बना दी है, वो सोसाइटी ने बना दी है, तो वो सोशल ग्रुपिंग हो गई है वहाँ पे कि लड़कों के लिए ये है, लड़कियों के लिए ये है। डिफरेंस क्रिएट करती है दोनों के बीच में कि भी रोल्स जो है वो दोनों के डिफरेंट होते हैं। और स्टीरियोटाइपिंग, अब ये इफेक्ट्स देख लिए, फिर स्टीरियोटाइपिंग आती कैसे है? स्टीरियोटाइपिंग आती कैसे? सबसे पहले इंटरनल फैक्टर की भी कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टीरियोटाइपिंग, या फिर स्टीरियोटाइपिंग डेवलप कैसे होती है? तो सबसे पहले वो इमिटेशन से डेवलप होती है। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं उसमें? जैसे कि बैकग्राउंड, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, किस कल्चर से वो आ रहा है, किस कस्टम को वो फॉलो करते हैं, उस तरह से उनकी क्या रूढ़िवादिता चली आ रही है, वो चीज़ आगे होती है। पर्सनैलिटी वेरिएबल्स होते हैं कि हर किसी बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर कोई जो है घर में अलग बिहेव करता है, हर पेरेंट अलग होता है, कोई अथॉरिटेटिव होते हैं, कोई अथॉरिटेरियन होते हैं, हर तरह के पेरेंट अलग होते हैं, तो वो चीज़ बच्चा वो देखता हुआ आता है। देन उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल डिस्टेंस जो है कि भाई आपके कल्चर में कैसा है, आप
सोसाइटी में कैसा बिहेव रखते हैं, आप कितनी मानते हैं सोसाइटी की, आप दूसरी सोसाइटी में कितना देख पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भी आप एक ही सोसाइटी पे जो है अंधविश्वास करके चल रहे हैं कि भी हाँ यहाँ पर ये रूल है तो ठीक है, दूसरे को आप देख भी नहीं रहे हैं, क्या पता वहाँ पर कुछ अच्छा हो जो कि आपको यहाँ पे चेंज करना हो फॉर दी बेटरमेंट। तो इस तरह से हो सकते हैं। अनअवेयर अबाउट ग्रुप कम्युनिटी की भी, दूसरी कम्युनिटी के बारे में आप अनअवेयर है बिल्कुल। सोशलाइजेशन की वजह से हो सकता है कि सोशली जो है रोल डिसाइड कर दिए जाते हैं, तो बचपन से ही बच्चा वही देखता हुआ आता है। लेस अवेयर है, चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है कि भी आजकल जो है इक्वल अधिकार है या फिर ये चीज़ जो है हम चेंज कर सकते हैं ताकि आगे जो है बेहतरी हो, क्योंकि हमारे बच्चे भी यही देख के ग्रो हो रहे हैं, तो वो भी आगे जाके ऐसी ही सेम जो है एक्शंस करेंगे जैसे कि हम कर रहे हैं। इलिटरेसी के कारण हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं तो उसमें भी जो है इलिटरेसी के कारण उनको चीज़ों की नॉलेज नहीं हो पाती है, और इसी कारण जो है वो ये रूढ़िवादिता को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इसी चीज़ को आगे प्रैक्टिस में ला रहे हैं। देन आपकी दो टर्म आगे हैं, इक्वालिटी और इक्विटी। इक्वालिटी तो होती है जो कि सबके लिए एक होती है, एक समान होती है, उसे कहा जाता है इक्वालिटी, मतलब सेमनेस की हर किसी के लिए सेम है। इक्विटी होती है कि जब आप फेयर और डिफरेंस करते हैं, मतलब कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग की भी फेयरनेस होती है, वो होती है इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अब जो है इतना ही चाहिए, किसी को इतना चाहिए, किसी को इतना चाहिए, तो वो हर किसी की नीड बिल्कुल अलग अलग है। तो इक्विटी में क्या होता है, इसको इतना सपोर्ट दे दिया जाता है, इसको इतना सपोर्ट दे दिया जाता है ताकि ये तीनों इक्वल आ सके एक समाज के अंदर। तो ये कहलाई जाती है इक्विटी, कि जिसको जितनी नीड थी उसको उतना दे दिया गया है। लेकिन इक्वालिटी में क्या होती है, अगर कोई ऐसे हैं तो उनको क्या किया जाता है, इक्वालिटी में बराबर अधिकार दिया जाता है। बराबर अधिकार मतलब कि इसको इतना ही दिया जाएगा, इसको इतना ही दिया जाएगा और इसको इतना ही दिया जाएगा। तो इसके पास तो ज्यादा हो गया, इसके पास मीडियम हो गया और इसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, नेग्लिजिबल रहा। तो इसको जो है बराबर के अधिकार में क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसको ज्यादा जरूरत थी उस चीज की। तो इक्विटी में क्या है, इक्विटी में फेयरनेस देखी जाती है, जिसकी जितनी नीड हो उस चीज को पूरा करके दिया जाता है। अगर अमीर आदमी को नीड नहीं है तो उसको वो फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, और अगर गरीब आदमी को ज्यादा जरूरत है तो उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं चला दी जाएंगी कि भी वो कम पैसों में भी जो है घर खरीद सके। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसी चीजें निकालती है जो गरीब आदमी के लिए घर की हैं, या फिर ऐसी हैं कि भी जो वो घर अफोर्डेबल प्राइस पे ले सके। अमीर के लिए हो सकता है कि वो एक दिन की सैलरी हो, और गरीब के लिए हो सकता है कि पूरी उसकी उम्र की जो है वो इनकम हो कि भाई वो जो है उसको लगाना चाहे और खरीदना चाहे। तो अमीर तो उसको फटाफट से खरीद सकता है, लेकिन गरीब को वो बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे उस चीज के आने के लिए भी। तो इसे इक्विटी कहा जाता है कि उसके लिए कुछ ऐसी योजना बना दी जाए सिर्फ उसी के लिए कि भी उसी को दी जा रही है, ये वही फॉर्म भर सकते हैं। तो वो होती है इक्विटी। इक्वालिटी होती है जब आपको सेम चीजें दी जाती है। तो उसमें इक्वालिटी किस चीज के लिए फायदेमंद होती है कि आपके लिए एक जैसे होने चाहिए, फिट फॉर ऑल होने चाहिए, कि भी आप चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे आप में कोई डिसेबिलिटी है, चाहे आप स्वस्थ हैं, तो हर किसी के लिए एक ही लॉ होना चाहिए कि भी आप जो है मिसकंडक्ट किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। हर चीज का लॉ का पालन करना आपका अधिकार है। तो उस चीज में इक्वालिटी जो है वो बराबर के अधिकार होनी चाहिए और वो हमारे लिए बेनिफिट रखती है। अदरवाइज जो है इक्विटी जो है वो फेयरनेस रखती है कि भी जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दे दिया जाए, जिससे कि आपके रिसोर्स भी वेस्ट नहीं होते हैं, आपका इकोनॉमी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो वो चीज होती है आपकी इक्विटी। इक्विटी जो है आपकी कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के, इन सबके बेसिस पे आ सकती है। इसमें कुछ भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। आपको यही रखना है कि उन सबको इक्वालिटी कैसे दी जाए, इक्विटी कैसे दी जाए। कास्ट में और क्लास में आप यही लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें डिफरेंस देख लीजिए। कास्ट क्या होती है, जो कि हमारी कास्ट होती है, जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, क्या है हम, वो होती है हमारी कास्ट। कि भी उसमें रिचुअल्स, कस्टम सबके अलग अलग होते हैं। आपके कास्ट में ही शादी होती है, आपको अपने कास्ट के रिचुअल्स ही फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे ही कस्टम में आपको चलना पड़ता है। कास्ट आपकी कभी चेंज नहीं हो सकती। क्लास आपकी क्या होती है, आप इस तरह का पिरामिड बना के आ सकते हैं। क्लास में की लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, हायर क्लास होती है। लोअर क्लास में भी क्या होते हैं, आपके दो सेक्शन बने होते हैं, मिडिल क्लास में भी दो सेक्शन बने होते हैं। तो वो आप यहाँ पे बता के आ सकते हैं कि भी जो बिल्कुल लोअर क्लास होती है वो कौन से लोग होते हैं, वो पॉवर्टी में रहते हैं बिल्कुल, कि भी जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए, सेफ्टी के कोई साधन नहीं होते हैं, घर नहीं होता है, वो होते हैं लोअर क्लास। वर्किंग क्लास कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए लेबर वगैरह होते हैं, ये वर्किंग क्लास में आते हैं। देन आपकी आ गई है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं कि भी जैसे थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग, या फिर आप ये कह सकते हैं जो छोटी जॉब्स करते हैं, जैसे कि मान लीजिए टीचर हो गई हैं, या फिर आपके जो मैनेजर्स हो गए हैं, वो होते हैं आपके लोअर मिडिल क्लास में। अपर मिडिल क्लास में जैसे सीईओ हो गए हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल हो गए, जिनकी ज्यादा इनकम होती है, आपके डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब आ गए हैं आपके अपर मिडिल क्लास में। और जो उससे भी जो मेन अपर क्लास होती है उसमें कौन से आते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमी में भागीदारी करते हैं, इतने बड़े बिजनेस करते हैं कि एक साथ जो है कोई सारे बिजनेस चला रहे हैं, मतलब आपके देश की इकोनॉमी में वो आपकी हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है अपर क्लास। तो इसमें आप सब में यही लिख सकते हैं कि इक्विटी आप कैसे कर सकते हैं, सबको इक्वल चांसेस देके इक्विटी कर सकते हैं, आप सबकी जो है नीड्स पूरी करके इक्विटी कर सकते हैं। मेरिटो कैसे कर सकते हैं कि भाई जो है बच्चे का मेरिट बेस पे जो है वो होना चाहिए, उसकी मार्क्स होनी चाहिए, उस हिसाब से उसका एडमिशन आगे किसी कॉलेज में होना चाहिए। तो इसमें यही लिखा गया है कास्ट के बेसिस पे कि कोटा सिस्टम कर दिया गया, रिजर्वेशन सिस्टम कर दिया गया, जिसमें कि उनको डिसएडवांटेजेस ना मिले। इस तरह से जो है इक्विटी कर सकते हैं कि भाई जो है जनरल बच्चे को जो है ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं एज कंपेयर टू जो कोटा स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़े कम मार्क्स लाने पड़ते हैं एक ही जॉब पाने के लिए। तो ये आप क्लास में लिख सकते हैं, कास्ट में लिख सकते हैं। क्लास में आप लिख सकते हैं कि क्लास हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसके जितनी योग्यता होती है उसी हिसाब से जो है वो अपनी वेल्थ कमाता है, इनकम होती है उसकी, और उस हिसाब से उसकी क्लास बन जाती है। इसमें कास्ट का कोई रोल नहीं है। हो सकता है जो अपर कास्ट हो वो जो है यहाँ पर लोअर क्लास में भी हो सकती है, और जो वहाँ पे लोअर कास्ट है वो यहाँ पर अपर क्लास में भी हो सकती है। तो इसलिए इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो सबको ये बराबरी का अधिकार दिया जाए। इसमें आप कुछ आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा इक्वालिटी में। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 14 आर्टिकल में कहा गया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई कोई भी लॉ बनने से पहले उसमें क्या कर दिया जाता है, समान कर दिया जाता है कि भाई कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का बंदा है, किसी भी चीज का बंदा है, वो हर किसी को ये अधिकार है कि वो सारे लॉ फॉलो करे, किसी का भी वॉयलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 15, जिसमें कि ये बोल दिया गया है कि भाई हर किसी पर्सन को हर जगह पब्लिक प्लेसेस पे जाने का अधिकार है, वहां पर कास्ट रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। देन उसके बाद आपका आ गया है आर्टिकल 16 में बात की गई थी, चाहे आपकी पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, चाहे आपकी गवर्नमेंट इंप्लॉयमेंट है, वहां पर हर कोई जो है इक्वालिटी का अधिकार रखता है, हर कोई वहां पे अप्लाई कर सकता है और हर किसी को जो है चांस अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। 17 आर्टिकल में बोला गया था अनटीचेबिलिटी, कि भाई छुआछूत जो है वो चीज बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। किसी को भी जो है किसी कास्ट को और किसी पर्सन को जो है छुआछूत आप नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी लॉ बनाया गया था।
अबोलिशन ऑफ टाइटल, ये आर्टिकल 18 में बोला गया, जैसे कि कोई मतलब बाहर से ब्रिटिशर्स आए थे या कोई भी बंदा आता है और वो कोई टाइटल देके चला जाता है, वो चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी को कोई टाइटल देने का अधिकार नहीं है। तो इसमें आपका चाहे रिलीजन के बेसिस पे आता है, कास्ट के बेसिस पे आता है, किसी के बेसिस पे भी आता है कि हर किसी का जो है इंक्लूजन होगा सोसाइटी में, हर किसी को जो है इक्वल अधिकार दिए जाएंगे, किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी को हैरास नहीं किया जाएगा और हर किसी को इस तरह के अधिकार दिए जाएंगे कि भाई वो इजीली एडजस्ट कर पाए सोसाइटी के अंदर। तो वो होता है आपका कि भाई आपने इक्विटी और इक्वालिटी दे दी है, ये अलग अलग बन के आ सकता है। तो मतलब सबको आपको अटेंशन पे करनी है, सबको आपको एजुकेट करना है, सबको अवेयर करना है, सबको जो है उसकी नीड के हिसाब से जो है चीजें प्रोवाइड करनी है, तो वो सब आ जाएंगे आपकी इक्विटी और इक्वालिटी में। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें कुछ थ्योरीज आ गई हैं। थ्योरीज में सबसे पहले सोशलाइजेशन थ्योरी आ गई। सोशलाइजेशन थ्योरी जैसे हमने पिछले अपनी यूनिट में पढ़ी भी थी, जो आपका चैप्टर था जिसमें कि हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये पढ़ा भी था कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है। तो इसमें यही है कि सोसाइटी के हिसाब से जो चीजें आपको दिखाई जाती हैं, आप एक से दूसरे से इंटरेक्ट करके जो चीजें सीखते हैं, वो इसमें आती है कि आपकी सोशलाइजेशन थ्योरी में। तो इसका मेन मतलब क्या है कि भाई आपने जो रोल्स डिसाइड कर रखे हैं, जेंडर बना रखे हैं, तो उसके बेसिस पे ही आप उन चीजों को देखते हैं। उसी चीज से स्टार्टिंग से ही वो चीज स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो देखने लगता है कि मम्मी ये काम कर रही है, पापा ये काम कर रहे हैं, उनकी वॉइस में डिफरेंस होता है, वो इस तरह से बात करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो देखता है मम्मी के रोल है कि घर में खाना बनाना है, पापा का रोल है कि वो ऑफिस से आएंगे, मम्मी उन्हें खाना देंगी, वो अपने टीवी देख रहे हैं। तो ये चीजें बच्चा जो है धीरे स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट कर देता है कि ये जो है बॉय के रोल है, ये गर्ल के रोल है, तो वो चीजें उन्हें स्टार्टिंग से ही पता लगने लग जाती हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि हमने एल्बर्ट बेंड्यूरा का जो हमने पढ़ा था कि भाई वो एक डॉल थी वहां पर रूम में और उस डॉल के साथ जो है छोटे बच्चे वहां पर प्ले कर रहे थे। तो एक बड़ा बच्चा आता है और वो उस डॉल को किक करता है। वो एक पंचिंग बैग के टाइप में थी, जो कि डॉल को कोई हर्ट नहीं होता है, वो गिरती नहीं है, वो गिरती है दोबारा खड़ी हो जाती है। तो उससे क्या होता था, उनको सेटिस्फैक्शन मिलती थी, इनर सेटिस्फैक्शन मिलती थी। मतलब दूसरों को देख के ऑब्जर्व किया आपने, उस चीज को कहा जाता है कि आपकी सोशल लर्निंग है कि आप दूसरों को देखकर वो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो चीज इमिटेट कर रहे हैं। तो यही चीज आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है, साइकोएनालिटिक डेवलपमेंट में आती है कि भाई जो ये है, ये एक इमिटेशन है कि भाई आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, सोसाइटी को देखते हुए आ रहे हैं, उस चीज को आप समझ रहे हैं, उस चीज को कहा जाता है आपका कि भाई वो सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी। देन है जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस क्या होता है? तो जेंडर डिफरेंस में यही आता है कि वो जो है वो सेक्स के बेसिस पे स्टार्ट हो जाता है बचपन से कि भाई लड़की है तो उसके ये रोल होंगे, लड़की जो है वो थोड़ी कमजोर होती है, सॉफ्ट स्पोकन होती है, ये सारे आते हैं जेंडर डिफरेंस में। इनको आप लिख के आ सकते हैं कि भाई लड़के जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़के जो होते हैं उनको ये स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद होते हैं, लड़कियों को जो है सिर्फ बैडमिंटन खेलती हैं, लड़कों को लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के जो है वो थोड़े से इगोस्टिक होते हैं, वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीजें आप इसमें लिख के आ सकते हैं कि भाई जो है उनके डिफरेंस पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस होते हैं, उनके रिस्पॉन्स टू कलर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, उनके सोशल बेसिस पे क्या डिफरेंस किए जाते हैं, वो सब आप यहाँ पर लिख के आ सकते हैं। देन है स्ट्रक्चर थ्योरी। स्ट्रक्चर थ्योरी और जो डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है दोनों लगभग एक जैसी है। इनमें क्या बात की गई थी कि इनमें अजम्पशंस को जो है उनके खिलाफ बात की गई थी कि भाई जो अजम्पशंस बना रखी हैं वो चीज कोई ट्रू नहीं है, ट्रुथ नहीं है कि भाई जैसे जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, भगवान ने बना के नहीं भेजा कि तुम्हारे ये रोल है, तुम्हारे ये रोल है, ये हमने यहीं पे सोसाइटी में बनाए गए हैं। तो जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं। जेंडर जो है मतलब सोशल होते हैं, इसलिए वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होते हैं कि भाई आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके यही रोल्स बना दिए गए हैं स्टार्टिंग से ही। वो फिक्स नहीं है, वो आप चेंज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट। आप आगे जाके उन्हें चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं तो इस चीज में बिल्कुल जो है दबके रह गया हूं या मुझे बहुत ज्यादा पुश डाउन किया जा रहा है, तो वो चीज आप चेंज की जा सकती है। देन वो क्या है, स्टेबल भी नहीं है, वो चीज टाइम के साथ साथ चेंज होती है। नॉट बाय बर्थ, बर्थ से आपको नहीं मिली है। तो यही चीजें इसमें बात की गई है डीकंस्ट्रक्ट थ्योरी और आपकी स्ट्रक्चरल थ्योरी में। इस पे जो है अजम्पशन पे उन्होंने बात की थी कि भाई ये किस तरह की अजम्पशन स्टार्टिंग से बनाई हुई है, किस तरह से इन्हें चेंज किया जा सकता है। ये सिर्फ एक सोशली कंस्ट्रक्ट है, ये कोई बर्थ से नहीं होती है। ये रोल डिसाइड किसने किए हैं और क्यों किए हैं, किस कारण से किए हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर की गई थी। देन जेंडर आइडेंटिटी आती है एंड सोशलाइजेशन आती है। जेंडर आइडेंटिटी क्या आती है कि पर्सनल बंदा अपने बारे में क्या सोचता है, वो होती है जेंडर आइडेंटिटी। जैसे कि मान लीजिए लड़कियां बचपन से अपनी मदर को देखती हुई आती है कि वो मेकअप करती हैं, तो उन्हें भी धीरे धीरे मेकअप करना पसंद आ जाता है। वो देखती है मम्मी खाना बना रही है तो वो भी अपने किचन सेट में खाना बनाती है, वो भी अपने डॉल के साथ खेलती है। जैसे मम्मा बच्चे को सुला रही है, वो भी अपने डॉल को ऐसे ही सुलाती है। तो मतलब वो बचपन से देखती हुई आ रही है और वो अपने रोल को वैसे ही निभा रही है जैसे कि उन्होंने देखा था। मतलब वो गर्ल है तो वो गर्ल के ही रोल को निभा रही है। तो वो कहलाती है कि जेंडर आइडेंटिटी की भी हाँ उन्होंने अपने आप को ही जो है वो एक फीमेल की तरह ही माना है और फीमेल की तरह ही रोल निभा रही है। ऐसे ही बॉयज का होता है, जैसे कि उन्होंने बचपन से जो चीज देखी है कि भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, रोते नहीं है। मैन पापा ने ऐसा बोला था, रीइंफोर्समेंट दी जाती है उन्हें कि अगर पार्ट से बच्चा आया है और वो कह रहा है कि पापा मैं रोया नहीं, आपने कहा था ना कि लड़के रोते नहीं है तो मैं रोया नहीं, तो उसे उसके लिए क्लैपिंग करी है। तो बच्चा समझ आता है कि बॉयज के ये रोल होते हैं और गर्ल्स के ये रोल होते हैं। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी होती है। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के जो होते हैं उन्हें डांस करना बहुत पसंद होता है, उन्हें लड़कियों की तरह मेकअप करना पसंद होता है। मतलब उनके अंदर वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो गर्ल की बना रहे हैं, जबकि वो है बॉय। तो वो भी एक आइडेंटिटी होती है कि खुद की सेल्फ इंप्रेशन क्या है, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी वो क्या मान रहे हैं। और सोशलाइजेशन प्रैक्टिस क्या होती है? सोशलाइजेशन होता है कि आप बिहेव कैसा कर रहे हैं सोसाइटी में, अपने जेंडर के बेसिस पे आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या लिखेंगे आप, हाउ दे बिहेव सोशली इन अकॉर्डेंस विद देयर जेंडर व्हिच वाज असाइंड एट द बर्थ। की बर्थ पे अगर आपको गर्ल बोला गया था तो आप सोसाइटी में गर्ल की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं, बॉय बोला गया था तो बॉय की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो होती है आपकी सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का फैमिली का जो है सबसे बड़ा रोल होता है। फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट होती है आपकी सोशलाइजेशन के लिए, कि वो आपको सिखाती है बचपन से कि आपको इस तरह से बिहेव करना है। आपको कोई चीज देता है तो थैंक यू बोलना है, आपको थैंक यू के बाद वेलकम बोलना है। तो इस टाइप से उन्हें चीजें स्टार्टिंग से सिखाई जाती है कि आपको नमस्ते करना है, आते ही सबको प्यार से बात करनी है। तो वो चीजें आपकी फैमिली सिखाती है, फैमिली आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट हो। तो ये जो आपका टॉपिक
टॉपिक है यही आपका यूनिट 2 में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोशलाइजेशन को आप पक्का करके जाइएगा कि सोशलाइजेशन होती क्या है, उस पर फैमिली का क्या रोल होता है, स्कूल का क्या रोल होता है, फॉर्मल एजेंसीज इनफॉर्मल एजेंसीज क्या होती हैं और किस टाइप से वो अपना रोल निभाती है सोशलाइजेशन में। ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से या सेकंड यूनिट से 100% है, तो इस चीज को आप पक्का करके जाइएगा। तो अब सोशलाइजेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोनों यूनिट के लिए मैं आपको बता रही हूं कि फैमिली में आपको क्या सिखाया जाता है। ये प्राइमरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। स्टार्टिंग से ही आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं घर के कि भी बॉयज जो है वो घर के बाहर रह सकते हैं 6 बजे के बाद, गर्ल्स जो है वो 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहेंगी। स्पेशल टास्क दे दिए जाते हैं कि गर्ल जो है मदर की हेल्प करेंगी, बॉयज जो है वो फादर की हेल्प करेंगे। जैसे मदर को कुकिंग में हेल्प कर रही है लड़कियां, बर्तन जचाने में हेल्प कर रही है, दूसरों को खाना सर्व करने में हेल्प कर रही है। बॉयज जो है वो क्या करते हैं, फादर के साथ जाके बाहर से सब्जियां ले आते हैं, गाड़ी को साफ करें। ये चीजें मतलब बॉयज की बॉयज को डिसाइड कर दी गई है और गर्ल्स की गर्ल्स के लिए फिक्स कर दी गई है। देन है इमिटेट एंड मोल्डिंग ऑफ बिहेवियर कि भाई बच्चे जो हैं वो बचपन से देखते हैं कि मम्मी गर्ल्स जो है मदर की तरफ अट्रैक्ट होती है कि मम्मी के पास कैसा मेकअप का सामान है, मम्मी कैसे मेकअप करती है, कैसे साड़ी पहनती है, वो चीजें देखी जाती हैं। बॉयज क्या है वो फादर को देखता है कि फादर किस तरह से जो है पैंट शर्ट पहनते हैं, कैसी बेल्ट है उनकी, किस टाइप से वो टाई लगाते हैं, कैसे उनके पर्स हैं। तो मतलब वो फादर से अट्रैक्ट होते हैं कि बॉयज की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, मुझे ऐसी पर्सनैलिटी लेके आनी है। देन है रीइंफोर्समेंट कि भी उनको रिवॉर्ड से पनिशमेंट दिए जा रहे हैं कि जैसे बॉयज को बाहर बोल दिया गया है कि भाई अगर कोई डांस कर रहा है तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि लड़के थोड़ी डांस करते हैं, तुम्हें डांस नहीं करना है। गर्ल्स जो है वो डांस कर रही है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो उनको जो है अवार्ड दिए जाते हैं कि भाई हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, आपका डांस बहुत अच्छा कर रही है, उनको मना नहीं किया जाता है। बॉयज को बोल दिया जाता है आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप रो नहीं सकते हैं। तो बॉय मतलब फिर मान लीजिए पार्क से कोई बच्चा आता है और वो कहता है कि मैं जो है मैं रोया नहीं, जैसे कि आपने बोला था ना मुझे चोट लगी है लेकिन मैं रोया नहीं, क्योंकि बॉयज रोते नहीं है, बॉयज को हर्ट नहीं करता है। तो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए क्लैपिंग करी। तो बचपन से ही बच्चा ये चीज सीखने लग जाता है कि लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कों को रोना नहीं होता है। देन है पोजीशन की भी उनकी पोजीशन डिसाइड कर दी जाती है कि भाई आप जो है आप इस तरह के रोल करेंगे क्योंकि पापा ऐसे रोल करते हैं, आप जो है मम्मी ऐसे रोल करती हैं, तो आपको जो है आगे जाके यही चीज करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई के साथ जो है घर के काम भी सीखिए। सिंपल एंड लैंग्वेज बच्चों लड़की के लिए हमेशा जो है ये लैंग्वेज यूज की जाती है कि आप बहुत स्वीट हैं, बहुत प्रीटी हैं। बॉयज के लिए यूज की जाती है आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो इस तरह की यूज की जाती है। बॉयज ज्यादातर ब्लू पहनते हैं, गर्ल्स ज्यादातर पिंक पहनती हैं, बॉयज पिंक नहीं पहन सकते हैं। तो ये चीजें कुछ डिसाइड कर दी जाती है फैमिली की तरफ से। तो ये आप फैमिली को लिख के आ सकते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन में। देन सेकंड आता है आपका स्कूल एंड पीयर्स की। आफ्टर फैमिली जो है स्कूल ही आपका मेन सोशलाइजेशन एजेंट हो जाता है कि इसमें जो है आप इंटरेक्शन करना सीखते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं। वहां पर डिफरेंस आ जाता है कि आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में और फीडबैक में। जैसे कि गर्ल्स को टीचर अगर कोई भी होम साइंस के लेक्चर है या ज्योग्राफी के हैं तो उसमें टीचर गर्ल्स को बोलेगी कि भी आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर कोई मैथ का है या कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है तो उसमें बॉयज को बोली जाती है कि भी आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कीजिए। अगर गर्ल्स मान लीजिए क्रिकेट खेलना चाहती है तो टीचर भी उसको मना करती है, उसके जो है पीयर ग्रुप भी उसको मना कर देता है, और जो बॉयज है वो भी उसका मजाक बनाते हैं कि भी लड़कियां थोड़ी क्रिकेट खेलती है, तो मतलब एक तरह का वो मिथ बना रखा है। देन है करिकुलर मटेरियल की भी लड़कों को बोल दिया जाता है कि भी ड्राइंग आपका ऑप्शन नहीं है, ड्राइंग आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर डांस आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये टीचर ही एक तरह का बना देती है कि भाई जो है गर्ल्स जो है वो अच्छा डांस करती हैं या गर्ल्स जो है वो अच्छी ड्राइंग कर सकती हैं, बॉयज जो है वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। इस तरह से बता दिया जाता है। गर्ल्स जो है वो हमेशा फ्रंट डेस्क पे बैठती हैं, बॉयज हमेशा बैक में बैठते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट में आप देख सकते हैं कि गर्ल्स की एकेडमिक अचीवमेंट बॉयज से बहुत ज्यादा होती है। जो गर्ल्स होती है वो स्टूडियस होती हैं, बॉयज जो है वो स्टडी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, अपने पीयर ग्रुप पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, मतलब इगोइस्टिक होते हैं थोड़े से और हार्श लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। गर्ल्स जो होती है बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती है, वो फ्रेंडली नेचर की होती है, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स का ग्रुप बना के रहती हैं वो। तो ये कोई भी चीज आप जो है आपके दिमाग में बना के देख सकते हैं, जैसे कि स्कूल से आपने जो भी सीखा है या स्कूल से आप जो भी कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो इसमें फॉर्मल एजेंसीज आप लिख सकते हैं पहले, फिर इनफॉर्मल लिख सकते हैं कि आपने पहले बता दिया फैमिली एंड स्कूल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आप बताएंगे कि आपका पीयर ग्रुप है वो इनफॉर्मल में आ गया है कि आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे जो है अपनी मोरल वैल्यूज डेवलप कर रहे हैं, आप किस तरह से जो है आपकी सोशल वैल्यूज हैं, कैसे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है आपकी, कैसे आप इमोशनली स्टेबल हैं, वो चीज आप यहाँ पे पीयर ग्रुप के साथ लिख सकते हैं। मास मीडिया में आप लिख सकते हैं कि जो आपका टीवी होता है, मैगजीन होता है, मतलब जैसे मास मीडिया कितने टाइप का होता है कि एक तो होता है मास मीडिया मींस ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया में मैगजीन जो है लड़का जो है वो स्पोर्ट्स की मैगजीन देखेगा, आपकी शेयर मार्केट की मैगजीन देखेगा, लड़कियां जो है वो कुकिंग की मैगजीन देखती हैं, फैशन की मैगजीन देखती हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, फिल्म में कौन से कार्टून्स जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे बच्चे देखते हैं कार्टून कैसे बिहेव करते हैं कि लड़के जो है वो स्ट्रॉन्ग है वहां पर, और जो लड़कियां हैं उनको बचाते हैं वो थोड़ी वीक होती हैं। टीवी में आप देखती हैं लड़कियां कुकिंग के शोज देख रही होती हैं, लड़के जो है स्पोर्ट्स मैच देख रहे होते हैं, न्यूज देख रहे होते हैं। तो ये चीजें आपके मास मीडिया और इसमें आप लिख के आ सकते हैं। तो यही आपकी इनफॉर्मल एजेंसीज में थी यहाँ पे। देन आ गया है टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 8 मार्क्स में या 4 मार्क्स में 100% आता ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। चेंज क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रोसेस में कुछ भी चेंज लेके आते हैं वो पॉजिटिव मैनर में लेके आते हैं, उसे कहा जाता है चेंज की भी हाँ आप इसकी पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं फॉर दी बेटरमेंट, या आप इसमें कोई भी जो है ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं इसको जिससे कि बच्चों को फायदा हो, तो वो कहलाया जाता है आपका चेंज। सबसे पहले देखिए ये आपका 8 मार्क्स में आता है, उस हिसाब से कैसे लिखना है आपको कि या 16 मार्क्स में। टीचर के सबसे पहले रोल बता देंगे आपके, टीचर के रोल्स क्या होते हैं और ड्यूटीज क्या होती हैं। टीचर एज अ गाइड आपका हेल्प करती है, टीचर लीडर होती है आपकी, टीचर मोटिवेशन देती है आपको, एनकरेज करती है आपको हर चीज के लिए। प्लानर ऑफ करिकुलम कैसे प्लान करना है बच्चों के अकॉर्डिंग वो आपका टीचर डिसाइड करती है। काउंसलर होती है, मतलब आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है आपकी, उसको सॉल्व करती है, आप में लाइफ स्किल्स लेके आती हैं, तो उसे कहा जाता है काउंसलर। फैसिलिटेटर की भी बच्चे को कभी भी कोई जरूरत होती है तो वहां पर टीचर हमेशा अवेलेबल होती है उसके लिए, इसलिए वो फैसिलिटेटर भी है। अब चेंज एजेंट वो कैसे है, सबसे पहले है उसको अपने न्यूट्रल लैंग्वेज रखनी चाहिए टीचर को, मतलब अपनी लैंग्वेज जो है बिल्कुल न्यूट्रल रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़कों को किसी अलग तरह से बात करिए, लड़कियों को किसी अलग तरह से बात करिए, नहीं, यहाँ पर जो है टीचर को अपनी लैंग्वेज जो है बिल्कुल न्यूट्रल रखनी चाहिए। देन है टीचर को कभी पार्शियल नहीं होना चाहिए कि भी टीचर जो है लड़कों से ज्यादा प्यार से बात करिए या लड़कियों से ज्यादा प्यार से बात करिए कि लड़कियां तो फ्रंट डेस्क पे बैठती हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की नोटबुक लूंगी और लड़कों को हमेशा डांट रही है, तो ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। स्टीरियोटाइपिंग बैन करनी चाहिए कि मतलब अगर टीचर किसी प्रोफेशन का कोई एग्जांपल दे रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो बता रही है कि ड्राइवर जो है वो आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, तो वो ऐसा ना बताएं कि कुकिंग सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, ड्राइविंग सिर्फ लड़के करते हैं, नहीं, वो दोनों को दोनों प्रोफेशन में बताएं कि आजकल जो है लड़कियां भी जो है ड्राइविंग कर रही हैं, आजकल लड़के भी जो है शेफ जो है इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जो है शेफ बन रहे
रहे हैं वो भी अपने मैनेजमेंट कोर्स, होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह के स्टीरियोटाइपिंग वो बैन कर दें और इस तरह के एग्जाम्पल बच्चों को दें कि वो सेम प्रोफेशन में दोनों को बराबर रख रहे हैं। देन है फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए उनका गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, ताकि उनकी क्लास जो है वो इंटरेक्टिव क्लासरूम बन सके। ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए किड्स की फ्री टाइम में देखना चाहिए, टीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए प्रॉपर अपने बच्चों को कि भी वो फ्री टाइम में गर्ल्स से बॉयज कैसे बात कर रहे हैं, गर्ल्स आपस में कैसे बात कर रही हैं, बॉयज आपस में कैसे बात कर रहे हैं, मतलब उनका क्या बिहेवियर है वो टीचर को नोट डाउन करना चाहिए और टीचर को उस चीज़ का अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो रिवीडियल एक्शन देने चाहिए। देन है टीचर जो है असाइन करे ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। मान लीजिए वो मॉनिटर बनाती है क्लास में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को ही बना रही है मॉनिटर या बॉयज को ही बना रही है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, दोनों को जो है इक्वल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ असिस्टेंट से काम की भी ब्लैक बोर्ड क्लीन करवाना है या फिर कुछ नोटबुक्स वगैरह उठवानी है तो वो चीजें गर्ल्स को बोल रही है और मॉनिटर बॉयज को बना रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, दोनों को जो है उनके साथ बिल्कुल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर देनी चाहिए। थिंकिंग जो है पॉजिटिव होनी चाहिए टीचर की, क्योंकि थिंकिंग पॉजिटिव होगी जब वो अपने बच्चों में जो है डेवलपमेंट्स ला पाएंगे और चेंजेस कर पाएंगे। अदरवाइज वो खुद स्टीरियोटाइप को ही बिलीव करेंगे, नेगेटिव थिंकर होंगे, तो वो जो है चेंज नहीं ला सकते सोसाइटी में। तो इससे उनकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। अवेयर होनी चाहिए कि बच्चों के लिए कि उनमें क्या चेंज है, क्या वीकनेस है, क्या चीजें मुझे और चेंज करनी है। पेरेंट्स के साथ मिलकर काउंसलिंग कर सकती हैं, पेरेंट्स को जो है 1-on-1 पीटीएम में बता सकते हैं कि आपके बच्चे में ये इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ताकि पेरेंट भी उनका साथ दे और पेरेंट भी देखे कि उनके टीचर जो है इतना अगर एफर्ट करें तो हम भी उस चीज में एफर्ट करें। टीचर जो है आपकी स्किल्ड होनी चाहिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके, उस चीज को समझ सके और आपको जो है आगे के स्टेप्स बता सके। रिसोर्सफुल होनी चाहिए टीचर, ताकि वो बच्चा जो है उनके पास जाके उसे पक्का पता हो कि भाई हाँ ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे या फिर इस चीज का ये हल मेरे को दे सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए उनका स्टूडेंट्स के साथ। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, डिबेट, प्रेजेंटेशन, मतलब कि कोई भी बच्चा अगर शाय है या नहीं आगे आना चाहता है, कोई बॉय है कि वो ज्यादातर पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी चीज है, तो टीचर अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन करवा सकती है, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवा सकती है, ऐसे कम्युनिकेशन करवाए जो हेल्दी एनवायरनमेंट बने क्लासरूम का और सब बच्चों को इक्वली समझ आए। ग्लोबली टीचर को लेके देखना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ जो है उन्हें इस तरह की पढ़ाई दे रही है या इस तरह की चीजें सिखा रही है कल्चर कस्टम की भी वो सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल हो। उन्हें इस तरह के कस्टम सिखाए जाने चाहिए जो कि इंटरनेशनली हर जगह एप्लीकेबल हो और हर जगह के लिए वो एक बेटर सिटीजन बन सके और उसमें ऐसे एथिक्स टर्म्स डाल देने चाहिए टीचर को प्रॉपर सजेशन देनी चाहिए कि भी अगर कहीं पे मान लीजिए सेमिनार्स वगैरह में उनको मौका मिलता है कि भी हाँ यहाँ पर आके आप 2 शब्द बोलिए या फिर बच्चों को कुछ एड्रेस कीजिए, तो टीचर वहाँ पर जो है उनको अवेयर करे कि भी ये चीजें होती हैं, आजकल सब इक्वल होते हैं, इस टाइप की चीजें जो है और प्रमोट करे टीचर, क्योंकि बच्चे जो है वो टीचर की बात से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। रिस्पेक्ट करे हर किसी के कल्चर की, रिलीजन की, किसी में भी कोई भेदभाव ना करे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट करवा दी गई। अब सेकंड यूनिट आ गई है। सेकंड यूनिट में आपको क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। एट होम फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें पूरी सोशलाइजेशन की बात की गई है, इसीलिए मैं कह रही हूँ सोशलाइजेशन पहले चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में, इसको पक्का कर लीजिए। दोनों में से एक जगह तो ये क्वेश्चन 100% आना ही है और कई बार दोनों ही यूनिट में जो है यही क्वेश्चन आ जाता है। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? द मीन्स बाय विच सोशल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी आर अटेन्ड, कि भी किस तरह से आप दूसरों से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से आप एक्वायर कर रहे हैं स्किल्स को, आप बचपन से जो है कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब क्या चीज आप देख रहे हैं, क्या चीज आप लर्न कर रहे हैं, वो होती है आपकी सोशलाइजेशन। क्योंकि बच्चा देखिए बचपन से ही जो है क्या करना स्टार्ट कर देता है, अपनी लर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। कैसे? सबसे पहले वो जो है चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उनकी लैंग्वेज देखता है, फिर लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज एक्विजिशन होती है उसकी, फिर जो है चलना सीखता है। वो धीरे धीरे से हर चीज की लर्निंग जो है वो फैमिली को देखते के ही करता है, इसलिए फैमिली को जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट बोला गया है। अब टाइप्स क्या होते हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन सी होती है? आपकी फैमिली होती है, जैसे कि बच्चा जहां से लर्न करना स्टार्ट करता है। सेकेंडरी कौन सी होती है? जहां पे वो जाके मेंबर बनता है, स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनते हैं, आगे वो डिसीजन लेने स्टार्ट करता है। एंटीसिपेटरी क्या होती है? कि भी किसी चीज की आप फ्यूचर की कोई भी पार्ट उसकी अपनी एक्ट की रिहर्सल कर रहे हैं कि भी फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा होगा या ऐसा करना है, मुझे ऐसा ऑक्यूपेशन मुझे लेना है, तो वो चीज होती है एंटीसिपेटरी। देन है रीसोशलाइजेशन, की भी किसी चीज को आपको थोड़ा सा चेंज करना है या रिफॉर्म करना है उसे, तो वो कहलाई जाती है आपकी रीसोशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन होती है आपकी, ग्रुप सोशलाइजेशन होती है कि पीयर ग्रुप के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। जेंडर सोशलाइजेशन होती है गर्ल्स और बॉयज की जो ड्यूटी होती है। रेशियल सोशलाइजेशन होती है कि किसके बेसिस पे आप बायसनेस हो रही है, कि भाई रेसिस के बेसिस पे, कलर्स के बेसिस पे हो रही है, किस तरह से उनमें बायसनेस की जा रही है, तो उसे कहा जाता है कि रेशियल सोशलाइजेशन। देन उसके बाद है प्लांट सोशलाइजेशन। नेचुरल सोशलाइजेशन कौन सी होती है? जो नेचुरल फिनोमेना में होती है, जो कि आपका मतलब आपके आसपास में क्या हो रहा है उस चीज से आप सीखते हैं। पॉजिटिव सोशलाइजेशन कौन सी होती है? जो कि आपको जो है एक्साइट करती है, अच्छी लगती है, आप जिसको लर्न करना चाहते हैं, वो होती है पॉजिटिव सोशलाइजेशन। जैसे कि ये होती है रिवॉर्डिंग, कि भाई आप किसी को अवार्ड दे रहे हैं, उस टाइप से होती है। नेगेटिव जैसे कि आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, उस टाइप से होती है, जो चैलेंजिंग होती है। तो ये आपके सोशलाइजेशन की डेफिनेशन थी। सोशल इंस्टीट्यूशन आ गए हैं आप। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जहां पर आपके स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं कि भाई आपके रूल्स बना दिए जाते हैं, पॉलिसीज बना दी जाती है, उसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपका फॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कौन सा एजुकेशन के लिए? आपका स्कूल है, तो उसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशन, कि जहां पर रूल्स और आपकी डिसाइड कर दिए जाते हैं, हर किसी के लिए बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका कैसे पैटर्न्स होने चाहिए, वो होते हैं आपके सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें भी सबसे पहले आपका फैमिली आ गया है। फैमिली के क्या क्या रोल होते हैं? फैमिली देखिए आप किसी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन आप फैमिली के बिना कभी भी नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए फैमिली आप इसमें लिखेंगे। न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें कि पेरेंट्स रहते हैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ। एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जिसमें आपके आंट, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब रहते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये आप फैमिली के बारे में लिख सकते हैं कि फैमिली से हमें कितने मॉरल्स मिलते हैं, हम हर चीज लर्न करनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं। फैमिली ही हमारा पालन पोषण करती है, फैमिली ही हमें घर प्रोवाइड करती है, फैमिली ही हमें इकोनॉमी में हेल्प करती है कि भी हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, बुक्स की जरूरत है, स्कूल फीस की जरूरत है, वो सब चीज़ें फैमिली हमें देती है। रिलीजियस वैल्यू हमको फैमिली ही देती है कि भी हमको पूजा पाठ करना है, ये सब चीज़ें फैमिली ही डालती है हमारे अंदर। हमारी हेल्थ का ध्यान स्टार्टिंग से हमारी मदर ही रखती है कि भी हमें बैलेंस डाइट देनी है, हमें किस तरह से हाइजीन प्रोवाइड करना है, हमें कैसे एजुकेशन देनी है, कैसे हमें सोशली वो करना है, एक्टिव बनना है, दूसरों को फ्रेंडशिप बिहेव करना है, तो वो सब चीज़ें हमारी फैमिली ही देती है। हमारे कल्चर भी हमें फैमिली सिखाती है। तो बहुत सारे फंक्शन है इसके, आप कोई भी
भी लिख सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल कितने टाइप के होते हैं? ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स कौन से होते हैं? जो कि बच्चों को साथ लेके चलते हैं, कि भी बच्चों की बात को वो ऐसा नहीं करते कि उनको नेग्लेक्ट कर दे, लेकिन बच्चों की कोई गलत बात होती है उसको सुधारते भी है। मतलब बच्चों से उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो बच्चों को पूरी फ्रीडम भी देते हैं और बच्चों की सारी बातें सुनते भी हैं। मतलब ये ऐसे पेरेंट होते हैं जो कि हर चीज में बच्चों को साथ लेके चलते हैं, उनको कभी अकेला फील नहीं होने देते, उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी देते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं और अपनी बात भी बच्चों को बताते हैं। तो वो होते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंट। ऑथोरिटेरियन पेरेंट कौन से होते हैं? जो बच्चों की बात को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब कि उनका डिसिप्लिन सिर्फ उन्हीं का चलेगा। वो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को कुछ नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ मेरी चीज ही घर में रूल मेरा ही चलना चाहिए। वो बच्चों की बात को, कोई प्रॉब्लम बच्चों को हो गई है वो चीज नहीं सुनते हैं। देन है परमिसिव पेरेंट। परमिसिव पेरेंट वो होते हैं जो कि बच्चों की ही बात सुनते हैं, अपनी बात बच्चे के सामने नहीं रखते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं लगाते हैं, बच्चा जो कर रहा है वो करता रहे, सिर्फ जो है बच्चे की बात ही घर में सुनी जाती है, उसी की अथॉरिटी चलती है घर में। तो वो होते हैं परमिसिव पेरेंट। इसमें क्या होता है, बच्चा आगे जाके जो है कावर्ड बन जाता है कि भी उसको मतलब क्योंकि उसमें इतना ईगो आ जाता है कि हर कोई मेरी बात सुनेगा, क्योंकि बच्चा बचपन से ही लर्न करना स्टार्ट करता है। अब जैसे ऑथोरिटेटिव में क्या है, बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाया जा रहा है, उनकी बातें भी सुनी जा रही है, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा रही है और पेरेंट्स भी उस चीज में खुश है कि पेरेंट्स की बातें भी बच्चा सुन रहा है। तो उस चीज में क्या है, दोनों को इक्वल रखा जा रहा है। लेकिन परमिसिव में क्या है, बच्चे को एकदम सुपीरियर बना दिया गया है कि बच्चा ही सब कुछ है, कि भाई कोई बात नहीं बच्चा है कर लेगा, कोई बात नहीं बच्चा है कर लेगा। इस टाइप से ना तो उसको डिसिप्लिन सिखाया गया है, ना उन बच्चों को कोई रूल सिखाए गए हैं कि आपको लाइफ में कैसे जीना है। तो उनको प्रॉब्लम्स कोई भी आती है तो उसको फेस नहीं कर पाते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जी पाते हैं, वो सिर्फ फैक्चुअल दुनिया में रहते हैं। देन है अनइन्वॉल्वड और नेग्लेक्टफुल पेरेंट। इसमें क्या होते हैं, वो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं बच्चों के साथ बिल्कुल, कि मतलब घर में हैं तो सही बच्चे, लेकिन वो दूसरे कमरे में बैठे हैं और वो दूसरे कमरे में अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फोन पे काम कर रहे हैं, बाहर ऑफिस चले गए हैं। तो मतलब कि उनके लिए बच्चे हैं नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो नेग्लेक्टफुल है, टोटली बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि क्या पोजीशन आई है, बच्चा कुछ उनसे शेयर करना चाह रहा है तो वो चीजें वो नहीं सुनते। तो इसमें आप पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में लिख सकते हैं कि पेरेंट्स की कौन से पेरेंट्स अच्छे होते हैं, किस तरह से उनको वैल्यूज देनी चाहिए, बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो चीजें आपकी होती है फैमिली की तरफ से। देन है नेबरहुड। नेबरहुड आपके सेकंड नंबर पे आ गया है। नेबरहुड क्या होता है, जैसे कि आप कम्युनिटी की बात करते हैं कि भाई आपकी कम्युनिटी में किस तरह का नेबरहुड है, जिसमें आप जो है, क्योंकि नेबरहुड क्या होता है, अपने आस पड़ोस को बोलते हैं कि भाई आपका जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है उनसे, डेली आप उन्हें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके बच्चों को देख रहे हैं, आपको कोई और नेबरहुड किस तरह से एडवांटेज देते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपकी हेल्प करते हैं। अब जैसे कोविड आ गया तो नेबर ही थे जो कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, या कोई सामान उनके पास ज्यादा है, या अगर मान लीजिए एक पूरे फैमिली को अगर कोविड हो गया तो दूसरे फैमिली जो है उन्हें खाना प्रोवाइड कर रही है, इस चीज की हेल्प जो है वो नेबरहुड ही कर सकता है। मुश्किल टाइम में जैसे बच्चों को आपको देखना है कि भाई उनकी टेक केयर कौन करेगा, तो नेबरहुड कर सकती है उस चीज में। तो इस चीज में आपका नेबरहुड आपकी हेल्प कर सकता है, हर चीज के सोर्स में आपकी नेबर आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये चीज आप लिखेंगे नेबरहुड के लिए, वो आप खुद बना के भी लिख सकते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जिसमें आंट अंकल कजन सब रहते हैं, तो वो होती है एक्सटेंडेड फैमिली में। आप इसके फीचर्स क्या लिखेंगे, फीचर्स और एडवांटेजेस में एक साथ ही बता रही हूँ कि भाई सारे लोग जो हैं वो मिलकर वहां पर खर्चा करते हैं, कि भाई सबको जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन करना होता है। घर की औरतें जो है एक दूसरे का हाथ पटाती है, तो मतलब वहां पे शेयरिंग हो जाती है काम की। वहां पे पेट्रियार्की चलती है कि भाई जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है, मेल मेंबर, उसी का एक वहां पर जो है सत्ता चलती है कि भाई वो जो डिसीजन लेंगे वही ठीक होगा। और वो वहां पर जो है सीनियर पर्सन जो है वो बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं और उनको जो है इक्वली प्यार मिलता है हर बच्चे को। तो इस तरह का उनका होता है। उनमें जो है लार्ज एरिया, रिसेप्शन एरिया होता है, मतलब एक लार्ज लॉबी टाइप होती है, किचन होती है कॉमन, और हर किसी के लिए अलग बेडरूम होते हैं, मतलब बहुत बड़ा घर होता है जब एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो वो आती है आपकी एडवांटेजेस ही। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस में भी आप ये लिख सकते हैं, इक्वल शेयरिंग करेंगे, सब लव केयर सबको इक्वली मिलता है, हर किसी को जो है टीचिंग गाइडेंस दे सकते हैं। बच्चे जो देखते हैं, मतलब चाहे चाचा हैं ताऊ हैं, वो बच्चों को देखते हैं, तो वो सबको जो है मोरल वैल्यूज प्रोवाइड करी जाती है। वहां पर कोई भी बिग ओकेजन होता है, जैसे कि मैरिज है, बर्थडे पार्टीज है, तो उनमें सब जो है काम भी शेयर, सब जो है मिलकर काम शेयर करते हैं, तो इससे जो है बर्डन नहीं आता है किसी एक पे। तो यहाँ पर एडवांटेज इंपॉर्टेंस में आप ये लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में ये लिख सकते हैं, मान लीजिए किसी कोई जो है जॉब नहीं कर रहा है, तो वहां पर घर पे बैठे वो खर्चा तो कर रहा है लेकिन जॉब नहीं कर रहा है, तो वो चीज दूसरों को अच्छी ना लगे। हाई अर्निंग मेंबर जो होता है वो लो अर्निंग मेंबर की इंसल्ट कर सकता है। कॉस्ट जो है जैसे आजकल कितनी हाई है एजुकेशन की, तो मतलब मान लीजिए घर में जो है इक्वल खर्चा दे रहे हैं वो, लेकिन जो हाई अर्निंग मेंबर है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, लो अर्निंग मेंबर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहा है। तो इस तरह से जो है फैमिली में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो एक्सटेंडेड फैमिलीज में क्या हो सकता है, जितनी ज्यादा लार्ज फैमिली होती है तो वहां पर हेड ऑफ द फैमिली जो है वो डिसीजन लेते हैं कि भी गर्ल्स को जो है बाहर नहीं जाने दिया जाता है और बॉयज को बोला जाता है कि आप ही जो है इकोनॉमी में हेल्प करेंगे और गर्ल्स जो है वो घर का काम करेंगे। तो ये चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। बच्चे को पालने के क्या रूल होते हैं, कैसे डील कर सकते हैं उसे, कि बच्चे की कम्युनिकेशन की भी उनकी भी कम्युनिकेशन करो, कि मतलब उनकी बातें सुनो भी और उनको जो है अपनी बातें बताओ भी। उनको जो है लिसनिंग की हैबिट डालो कि भी आप अगर दादा दादी आपको स्टोरी सुना रहे हैं तो आप जो है उसको सुनिए, बीच में कुछ मत बोलिए, तो मतलब उनको लिसनिंग की हैबिट पड़ती है। उनको जो है बोलिए कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, आप अच्छी तरह से उनसे बात करेंगे। तो वहां पर अपनी रूल्स एंड बाउंड्रीज जो है बच्चे के लिए पहले तय कर दी जाती है कि भी आप जो है इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से आपके रोल होंगे। ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। फिर आगे आ सकता है रोल ऑफ सोशलाइजेशन में पेरेंट, मतलब क्या हेल्प होता है फैमिली का। तो ये सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं, आप बना के लिख सकते हैं। रिलीजियस ग्रुप में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, इसके फायदे क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, कि आपको एक पर्पस मिल जाता है लाइफ जीने का। आप जो है सोशली एक्टिव होते हैं, कैसे आप फर्स्ट जो है अपने किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको पूजा करनी है, सेकंड आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, इंटरेक्शन होता है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ती है उससे। तो इसमें क्या है कि एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल भी है कि आप इससे मोरल बिहेवियर सीख रहे हैं, मोरल वैल्यूज इससे सीख रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली फिट हो रहे हैं, एक फिजिकली आप फिट हो रहे हैं, क्योंकि आप जैसे मेडिटेशन करेंगे तो उससे क्या होता है, आपका कंट्रोल बनता है, आपकी कंसंट्रेशन बनती है, आपकी पढ़ाई में भी बनती है। तो इस तरह से आप जो है इसमें जाके फिट होंगे, आपका पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा। तो आप बना के लिख सकते हैं स्कूल और सोसाइटी एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप में आती है, कि स्कूल जो है वो एक मिनिएचर वर्जन होता है आपकी सोसाइटी का, कि वहां पे जैसी चीजें सिखाई जाती है, आपकी सोसाइटी जैसी होगी वैसे ही आपका स्कूल होगा। अगर सोसाइटी का बिलीफ है कि आपको आइडियलिज्म सिखाया जाए तो वही सिखाया जाएगा वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो उसी हिसाब से बनाए जाते हैं जैसे आपकी सोसाइटी होती है, उसी हिसाब से उसका निर्माण होता है। तो ये सब चीजें आप जो है स्कूल एंड सोसाइटी की खुद बना के लिख सकते हैं कि स्कूल जो होता है माइक्रो सोसाइटी होता है, वहां कल्चरल ट्रांसमिशन की जाती है, वहां आपको जो है एथिक्स सिखाए जाते हैं, मोरल सिखाए जाते हैं, जो कि आपकी सोसाइटी के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं।
हैं, वैल्यूज दी जाती हैं वहां पर आपको खुद चीजें सिखाई जाती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, एजुकेशन कैसे लेनी है, हर चीज कैसे चेंज कर सकती है एजुकेशन आपके फ्यूचर को, आप इकोनॉमी में कैसे भागीदारी कर सकते हैं, आप फ्यूचर जो है अपनी एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड कैसे कमा सकते हैं। तो ये चीजें इंटरकनेक्ट करती हैं अपने स्कूल को और सोसाइटी को। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं आराम से। सोशलाइजेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप आराम से कर जाइएगा। तो ये सारी चीजें थी आपकी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के लिए।